नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल पे HSSC और CET से रिलेटेड कंप्यूटर की क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो आज हम, जैसा कि पिछली वीडियो में आउटपुट डिवाइस के चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हमारे कंप्यूटर की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम मेमोरी है। मेमोरी के बारे में जैसा आप सभी जानते हो कि मेमोरी एक ऐसी लोकेशन या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम कुछ सेव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अगर हम रिलेट करते हैं ह्यूमन बीइंग के माइंड से, यानी कि इंसान के माइंड से हम कंप्यूटर को रिलेट करें, तो इंसानी माइंड यानी कि इंसान का जो दिमाग है उसके अंदर भी एक मेमोरी होती है। जिस प्रकार हम किसी चीज़ को टेम्परेरी तौर पे याद रखते हैं, किसी चीज़ को हम परमानेंट तरीके से स्टोर करके रखते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती है जिनको हम परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं, दिमाग के अंदर सालों दर साल तक बिठा लेते हैं, और कुछ एक बातें ऐसी होती है जिनको हमें कुछ समय तक ही याद रखते हैं। तो मेमोरी वाले चैप्टर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी का अगर हिंदी में नाम देखें तो मेमोरी को हम स्मृति के नाम से भी जान सकते हैं, स्मृति के नाम से भी जान सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की ज़रूरत इसलिए पड़ी जब कंप्यूटर को दो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के घटक के रूप में जाना गया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कुछ मेमोरी लोकेशंस की ज़रूरत पड़ी, यानी कि वहाँ पे डेटा को प्रोसेस करवाने की ज़रूरत पड़ी या फिर परमानेंटली स्टोर करवाने की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए मेमोरी वाला पार्ट जो है कंप्यूटर के अंदर आता है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मेमोरी के डेफिनेशन में कि यह एक कंप्यूटर में बना हुआ स्थान होता है, कंप्यूटर में बना हुआ स्थान होता है या स्थान होता है, स्थान होता है, स्थान होता है जिसको किसी भी प्रकार के प्रोग्राम, किसी भी प्रकार के प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर डेटा या सूचना को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मेमोरी एक ऐसी जगह होती है कंप्यूटर के अंदर, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हम कोई भी प्रोग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन, सूचना आदि को स्टोर करवा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ हम सुरक्षित अगर कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं तो उसको हम मेमोरी कहेंगे। तो मेमोरी के अंदर कुछ छोटे छोटे भाग होते हैं, कुछ छोटी छोटी लोकेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी उस भागों में बंटी हुई होती है। तो आगे हम इसी डेफिनेशन के अंदर लिख सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है, जिसको मेमोरी सेल कहा जाता है, मेमोरी सेल कहा जाता है, मेमोरी सेल कहा जाता है। और
इन मेमोरी सेल का इन मेमोरी सेल का एक एड्रेस होता है, एक एड्रेस होता है। यानी कि इन्हीं मेमोरी का एक सेल एड्रेस होता है, एक एड्रेस होता है, उसको सेल एड्रेस कहा जाता है। और इसी सेल एड्रेस के जरिए डेटा को स्टोर करवाया जाता है। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है, आईपीओ साइकिल पे कार्य करता है। इस आईपीओ साइकिल के दौरान जब कार्य करता है, सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है और उसके बाद में ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद में आउटपुट जनरेट होती है रिजल्ट के तौर पे। यानी कि ये जो प्रोसेसिंग होती है ये भी किसी ना किसी एक मेमोरी के अंदर होती है। और अगर इस आउटपुट को तैयार करने के बाद में उस डेटा को अगर हम परमानेंट तरीके से स्टोर करवाना चाहते हैं तो भी वो एक मेमोरी के अंदर जो परमानेंट तरीके का व्यवहार करती है उसके अंदर स्टोर करवाया जाता है। और उसी मेमोरी के अंदर कुछ सेल एड्रेस होते हैं। यानी कि मेमोरी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बंटी हुई होती है और उन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और उन्हीं सेल का एक पर्टिकुलर क्या होता है, एड्रेस होता है। और उसी एड्रेस को हम क्या कहते हैं, सेल एड्रेस कहते हैं। तो होप सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेमोरी की डेफिनेशन है ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इसी मेमोरी का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार किस तरीके का होता है, यानी कि नेचर ऑफ मेमोरी हम बात करते हैं। नेचर ऑफ मेमोरी, नेचर ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी का जो व्यवहार होता है वो किस तरीके से होता है। यानी कि अगर हमारे माइंड की बात करें, हम दिमाग की बात करें, हमारे दिमाग के अंदर हम दो तरीके से किसी चीज़ को या किसी बात को स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर 1 स्थायी रूप से, नंबर 2 अस्थायी रूप से, यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट। इसी प्रकार जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भी दो तरीके का व्यवहार रखती है। वो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा और सूचना को टेम्परेरी और परमानेंट मैनर के अंदर स्टोर करके रखती है। तो यानी कि सबसे पहला जो नेचर ऑफ मेमोरी है वो क्या हो गया, स्थायी। यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार की मेमोरी डेटा या सूचना को स्थायी रूप से लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। यानी कि जो स्थायी मेमोरी होती है उसके अंदर एक बारी जो डेटा स्टोर कर दिया, उस डेटा को स्टोर करने के बाद में जब तक हम डिलीट नहीं करते हैं वो डेटा उसके अंदर से नष्ट या डिलीट अपने आप नहीं होता है। वो परमानेंट मैनर के अंदर स्टोर हो जाता है जब तक हम उसके अंदर से डिलीट नहीं करते हैं। सेकंड मैनर क्या हो गया इसका, अस्थायी। यानी कि अस्थायी रूप से टेम्परेरी तौर पे ये अपने अंदर डेटा को रखती है। नेचर ऑफ मेमोरी का मतलब हो गया यहाँ पे व्यवहार, ठीक है, यानी कि वो किस तरीके से अपने अंदर डेटा को समा के रखती है। इस प्रकार की मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखती है। यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है उसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पे स्थायी मेमोरी को क्या कहेंगे, स्थायी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। नॉन वोलेटाइल, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्थायी मेमोरी को कहा जा सकता है। अस्थायी मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। वोलेटाइल मेमोरी,
इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं और स्थायी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जा सकता है, यानी कि गैर नासवान। और इसको क्या बोलेंगे हम? नासवान मेमोरी, नासवान मेमोरी। और इसको क्या बोलेंगे? गैर नासवान, गैर नासवान मेमोरी। यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो दो तरीके से डेटा को सेव करके या सुरक्षित करके रखती है। एक तो स्थायी तौर पे रखती है, एक अस्थायी तौर पे रखती है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू हायरार्की ऑफ मेमोरी बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के आपको समझाना चाहता हूँ मैं कि कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है और सबसे धीमी मेमोरी कौन सी होती है। तो चलिए सबसे पहले अगर कंप्यूटर की तेज़ मेमोरी की बात की जाए तो कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज़ मेमोरी जो होती है वो होती है रजिस्टर। आगे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे मेमोरी का, उसके अंदर हम सभी प्रकार की प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इन सभी मेमोरी का डिस्कशन करेंगे। साथ में हम रजिस्टर के बारे में भी जानेंगे, कैश मेमोरी के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सभी मेमोरी आती है उनको जानेंगे। इसके बाद में नंबर किसका आता है? कैश मेमोरी का नंबर आता है, जो रजिस्टर के बाद में थोड़ी कम तेज़ मेमोरी होती है। कैश के बाद में रैम का आता है और उसके बाद में हार्ड डिस्क भी लिख सकते हैं हम, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे तो लिखने को आगे मैग्नेटिक टेप वगैरह ये सब चीज़ें लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये केवल 4 ही हम देखेंगे। अगर इसी चीज़ को मैं दर्शाना चाहूँ तो एक डाउन एरो के रूप में दर्शा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो मेमोरी तेज से धीमी होती जाएगी, तेज से धीमी होती जाएगी। यानी कि सबसे तेज में कौन आ गया? रजिस्टर आ गया। इससे अगली मेमोरी के बारे में बात करेंगे तो कैश मेमोरी रजिस्टर से थोड़ी कम तेज होती है। उसके बाद में आगे चलेंगे तो रैम कैश से थोड़ी कम तेज होती है। रैम के बाद में हार्ड डिस्क उससे भी कम तेज होती है। अगर मैं इसको अप एरो से दर्शाना चाहूँ तो अप एरो से मैं दो चीज़ें दर्शा सकता हूँ कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बड़ी मेमोरी से छोटी मेमोरी, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नीचे से ऊपर अगर हम चलते हैं इस डायग्राम में तो हम कह सकते हैं कि बड़ी से छोटी मेमोरी की तरफ चल रहे हैं हम, बड़ी से छोटी मेमोरी की तरफ चल रहे हैं। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे नीचे वाली जो मेमोरी होती है हार्ड डिस्क वो बड़ी होती है, रैम उससे थोड़ी छोटी होती है, फिर कैश की तरफ चलेंगे उससे थोड़ी छोटी होती है, रजिस्टर की तरफ चलेंगे तो उससे थोड़ी और छोटी होती है। इसी अप एरो से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो नीचे वाली मेमोरी होती है वो थोड़ी सस्ती होती है और ऊपर की साइड में जब भी जाते जाएंगे तो वो क्या होएगी? महंगी होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि जितनी तेज़ मेमोरी, जितनी ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा महंगी होती जाएगी। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हमने जाना कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है कौन सी सबसे तेज़ मेमोरी है? वो सबसे तेज़ है रजिस्टर। यानी कि एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी है कि पूछा गया है बार बार कि सबसे तेज़ मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। और ये रजिस्टर पार्ट किसका होता है दोस्तों? ये सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी होती है, सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी होती है, उसको रजिस्टर कहा जाता है। और सीपीयू को खुद को मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सीपीयू को प्रोसेसिंग करनी होती है और उस प्रोसेसिंग के दौरान जो भी प्रोसेसिंग होने के लिए डेटा सीपीयू के अंदर आता है तो सीपीयू को जगह देनी पड़ती है, उसी जगह को हम रजिस्टर कहते हैं, वो मेमोरी के रूप में इस्तेमाल होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में अब तो हमने जान लिया कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी समझेंगे, मेमोरी का वर्गीकरण, यानी कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी देखें तो बेसिकली वैसे तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एचएसएससी एंड सीईटी के नज़रिए से। अगर एचएसएससी एंड सीईटी के नज़रिए से एग्ज़ाम को देखें तो बेसिकली हम हर बुक्स के अंदर और हर टीचर के द्वारा यही पढ़ते हैं कि मेमोरी बेसिकली 2 टाइप की होती है। और बिल्कुल अगर हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखें और हमारे एग्ज़ाम की तरफ देखें तो हम 2 प्रकार से ही मेमोरी को आंकते हैं।
अलग अगर देखा जाए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है वगैरह, उसमें ज़्यादा डीप में चला जाता है, वो चीज़ हम नहीं देखेंगे। जितना एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उतनी ही चीज़ हम देखेंगे। तो बेसिकली मेमोरी को कितने भागों में बांटा जाता है? एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दो भागों में हम बांट सकते हैं इसको, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक प्राइमरी मेमोरी हो गया, एक सेकेंडरी मेमोरी हो गया। यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अलग अलग नामों की बात करूँ तो प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मैं मेन मेमोरी भी कह सकता हूँ, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यहीं पे अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो सेकेंडरी मेमोरी को मैं एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकता हूँ, एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकता हूँ, या फिर ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कह सकता हूँ, ऑक्सिलियरी मेमोरी भी मैं इसको कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो मेमोरी है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इसको हम हिंदी में आंतरिक मेमोरी भी कह सकते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्राथमिक मेमोरी। क्या हो गया? प्राथमिक मेमोरी। मेन मेमोरी का यहाँ पे मतलब हो गया मुख्य मेमोरी, मुख्य मेमोरी। ये आप हिंदी में भी नाम देख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश में तो लिखे हुए हैं ही। यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब हो गया बाहरी या बाह्य मेमोरी, बाहरी या बाह्य मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब यहाँ पे हो गया द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी का सीधा मतलब यहाँ पे बनता है सहायक मेमोरी। क्या बनता है? सहायक मेमोरी बनता है। तो यहाँ पे आप मेमोरी के टाइप देख सकते हो, मेमोरी के टाइप दो होते हैं, दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इनके हिंदी में और इंग्लिश में हमने नाम देख लिए हैं। अभी हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से पहले प्राइमरी मेमोरी की। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो फर्दर दो भागों में बंटी हुई होती है। कितने भागों में बंटी हुई होती है? दो भागों में बंटी हुई होती है। एक का नाम होता है रैम, एक का नाम होता है रैम और दूसरी का नाम होता है रोम। यहाँ पे रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडमली एक्सेस की जाने वाली, डायरेक्ट एक्सेस की जाने वाली मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी को फर्दर हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। अब आगे अगर रैम की बात करते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रैम को भी दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। वैसे तो रैम आजकल काफ़ी चली हुई है, बट रैम को दो भागों में बांटेंगे तो नंबर 1 हो गया आपका स्टैटिक रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा हो गया डायनामिक रैम, यानी कि डी रैम। पहले प्राइमरी मेमोरी को हमने डिस्कस किया, उसको दो भागों में बांटा, रैम और रोम। रैम को हमने फर्दर दो भागों में बांटा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी प्रकार रोम को वैसे तो 5 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो नंबर 1 मास्क रोम होती है और एक लास्ट में होती है फ्लैश रोम होती है, जिसको डबल ईपी रोम के नाम से भी जाना जाता है। बट ये कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग डिग्री में 5 टाइप की जाती है दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एचएसएससी पूछती है या फिर हम बुक्स के अंदर देखते हैं वो केवल और केवल 3 टाइप की होती है। तो उसमें सबसे पहली कौन सी होती है? सबसे पहले की अगर बात की जाए तो वो होती है पी रोम। कौन सी होती है? पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी होती है ईपी रोम, दूसरी होती है ईपी रोम। तीसरी होती है डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम। यहाँ पे हम प्राइमरी मेमोरी की जो रैम और रोम है इनकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि
रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रैम के बाद में रोम की फुल फॉर्म देखते हैं तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये रोम की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे फर्दर हमने रैम को दो भागों में बांटा था। तो रैम के अंदर पहली थी स्टैटिक रैम, तो इसकी फुल फॉर्म अगर देखें हम तो हम कह सकते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एस रैम की फुल फॉर्म होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और डी रैम की होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डी रैम और एस रैम की फुल फॉर्म ये होती है। अगर हम पी रोम की फुल फॉर्म की बात करें, जैसा कि मैंने रोम की फुल फॉर्म आपको बताई थी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसी प्रकार आपकी पी रोम की क्या हो जाएगी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम की फुल फॉर्म हो जाती है। इसी प्रकार जो रोम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी तो रीड ओनली मेमोरी ही रहेगी। यहाँ ईपी की क्या हो जाएगी, ई फॉर इरेजेबल हो जाएगी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। उसके बाद में रोम की इसमें क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट क्या है, ईपी रोम, यानी कि ईईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो यहाँ पे ईपी रोम की तो हमने फुल फॉर्म देख ही ली, तो डबल ईपी रोम की यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। आगे क्या जुड़ जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई फॉर इलेक्ट्रिकली, ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, रोम फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपका पूरा का पूरा बंटवारा रहेगा, वर्गीकरण रहेगा प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी फर्दर हम ये चीज़ करेंगे। और जो सेकेंडरी मेमोरी है दोस्तों, इसका वर्गीकरण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इतना स्ट्रक्चर हमने इसका बना लिया, क्लासिफिकेशन सीख लिया। अभी हम इस वाले क्लासिफिकेशन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। उसी लेक्चर के अंदर, उसी वीडियो के अंदर मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी बात करते हैं, और ये कितने टाइप की होती है और उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बारी आती है, नंबर 1 जो मेमोरी का टाइप हमने किया है उसका नाम है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी का मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, दैट इज इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी, यानी कि मुख्य मेमोरी। अब जो इंटरनल मेमोरी और मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, इस प्राथमिक मेमोरी का क्या काम होता है, तो इसके बारे में लिखिए आप। यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, वोलेटाइल होता है, यानी कि नासवान होती है ये अस्थायी। इस प्रकार की मेमोरी अस्थायी होती है, जो कि कंप्यूटर को चलाने में सहायक होती है, कंप्यूटर को चलाने में सहायक होती है। इसको
वोलेटाइल, यानी कि ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नासवान मेमोरी भी कहा जाता है, मेमोरी भी कहा जाता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राइमरी मेमोरी वैसे तो अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्परेरी तौर पे डेटा को स्टोर करके रखती है, बट इस प्रकार की मेमोरी में क्या होता है, इस प्रकार की मेमोरी में एक रोम टाइप होता है इस प्राइमरी मेमोरी का, जो कि इसका एक अपवाद होती है, जो कि डेटा को परमानेंटली स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। बट उसको गिना किस में जाता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर गिना जाता है। बट प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन होती है, उसमें ये मेमोरी नासवान यानी कि अस्थायी होती है। बट इसका जो एक पार्ट होता है रीड ओनली मेमोरी रोम, वो क्या होती है, अस्थायी ना हो करके वो स्थायी मेमोरी होती है। इसलिए प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो एक अपवाद के रूप में होती है। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है, यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। इसको हमने डिस्कस कर ही लिया, कितने प्रकार की, जो दो प्रकार की होती है, एक तो कौन सी होती है, रैम होती है, और एक कौन सी होती है, रोम होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें सबसे पहले नंबर किसका आता है, रैम का आता है। तो रैम की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर सबसे पहली मेमोरी है वो कौन सी है, रैम। इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। रैम की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। अब ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसको रैंडम क्यों कहा जाता है, रैंडम वर्ड को आप डायरेक्ट वर्ड से भी जान सकते हो। क्यों जान सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर 4 अलग अलग लोकेशन बनी हुई है। पहली लोकेशन में मैंने डाटा ए सेव कर दिया, दूसरी में मैंने बी कर दिया, तीसरी में सी डाल दिया और चौथी लोकेशन में डी डाल दिया। यानी कि मैंने उस मेमोरी के अंदर डेटा को क्या करवाया है, स्टोर करवाया है। इसी स्टोर करने को या इसी डेटा को सेव करने को, सुरक्षित करने को मेमोरी के अंदर डेटा लिखा जाना बोलते हैं। यानी कि डेटा लिख दिया, यानी कि इसको बोलते हैं डेटा को राइट करना। क्या करना, राइट करना बोला जाता है इसको, राइट करना। और इसी डेटा को जब हम एक्सेस करते हैं, इसी एक्सेस करने को यानी कि पढ़ना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पढ़ना बोला जाता है। यानी कि डेटा को किसी भी मेमोरी के अंदर डाल दिया, यानी मान लीजिए MP3 के रूप में डाल दिया, और उसी डेटा को हम सुन रहे हैं, MP3 सॉन्ग को सुन रहे हैं, तो वो उसको बोलेंगे हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। अगर इसको डेटा को क्रम वाइज पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले पढ़ रहे हैं ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, तो ये एक सीरीज वाइज चल पड़े हम, यानी कि एक सीक्वेंस के तौर पे लाइन में क्रम अनुसार इस डेटा को पढ़ रहे हैं। अगर इस लाइन वाइज या सीरीज वाइज या एक सीक्वेंस के तहत ना चलते हुए अगर मैं डायरेक्ट सीधा पहले सी डेटा को पढ़ लूँ, उसके बाद में ए डेटा को पढ़ लूँ, फिर मैं डी को पढ़ लूँ, दैट मीन्स मैं मेरी मर्जी से डायरेक्टली या रैंडमली एक्सेस कर रहा हूँ डेटा को। अब ये रैंडमली एक्सेस करना ही रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यानी कि इस प्रकार की मेमोरी में डेटा को डायरेक्ट पढ़ा जाता है, डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, कहीं से भी किसी भी प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को या कमांड को पढ़ा जा सकता है। तो इसके बारे में डेफिनेशन क्या रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि रैम क्या होती है, लिख सकते हो आप, रैम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि डेटा को अपने अंदर अस्थायी रूप से स्टोर करवाती है।
करवाती है। इसलिए इसे वोलाटाइल या वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, मेमोरी भी कहते हैं। यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम नासवान। क्या हो गया इसका मतलब? नासवान, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी या अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करवाती है। क्या करवाती है? स्टोर करवाती है। इसलिए इसको वोलेटाइल यानी कि नासवान मेमोरी भी कह सकते हैं। ये प्राथमिक टाइप की मेमोरी होती है। इसके अंदर और क्या खास बात होती है, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में। रैम कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करती है। यानी कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम के अंदर लोड होता है। कैसे करती है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होकर कंप्यूटर को चलने लायक बनाता है, तथा जितने भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ओपन किए जाते हैं, वो सभी रैम में लोड होते हैं। यानी कि रैम एक प्राथमिक मेमोरी होती है। उसका नेचर कैसा होता है? अस्थायी या टेम्परेरी होता है। रैम के अंदर जितने भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो भी ओपन किए जाते हैं, सारे के सारे वो कहाँ लोड होते हैं? रैम के अंदर लोड होते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में रैम सक्षम होती है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम के अंदर लोड होता है जब हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक खास बात और होती है, टेम्परेरी होने की वजह से। ये पॉइंट आप जोड़ सकते हो। रैम के टेम्परेरी होने की वजह से रैम में स्टोर डाटा रैम मेमोरी में स्टोर डेटा डिवाइस के बंद हो जाने पर स्वतः ही नष्ट हो जाता है। या डिलीट हो जाता है। यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होती है उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर है, अगर आपका डिवाइस मोबाइल है या कंप्यूटर है, किसी कारणवश
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या बैटरी लो होने की वजह से डिवाइस बंद हो जाता है तो रैम के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है। तो रैम के बारे में तो इतनी ये जानकारी थी कि तो बेसिकली जो रैम है वो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी के अंदर कितने टाइप की करी थी। रैम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम में बांट सकते हैं। दूसरा हो गया डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये हो गया आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अपरिवर्तनशील, और डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है परिवर्तनशील। ठीक है, यानी कि रैम को हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हो गया एस रैम और एक हो गया डी रैम। यानी कि आज के लेक्चर में हम एस रैम और डी रैम को ही डिफाइन करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी का बचा हुआ मेमोरी का जो पार्ट है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम रैम के अंदर जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें एस रैम की बात करते हैं कि एस रैम होता क्या है। एस रैम की फुल फॉर्म आप जानते हो सभी, क्या बोला जाता है उसको, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए आजकल तो ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है वो वैसे तो DDR फॉर्म में इस्तेमाल होती है और वो डायनामिक रैम होती है। आप सभी जानते हो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अभी जो DDR4 प्रवृत्ति की या पद्धति की जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो डी रैम होती है, वो ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्टैटिक का मतलब यहाँ पे हो गया अपरिवर्तनशील, यानी कि जो ना बदले। जिस प्रकार आप हरियाणा जीके या इंडिया जीके पढ़ते हो उसके अंदर आप बोलते हो कि स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं हम। स्टैटिक जीके मतलब जो कभी ना बदले, और डायनामिक जीके मतलब जैसे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री है, आज मनोहर लाल खट्टर है, कल को इलेक्शन के बाद में कोई नया मुख्यमंत्री बन गया तो वो बदल गई ना जीके, तो वो क्या होगी, डायनामिक जीके होगी। इसी प्रकार जो ना बदले, अपरिवर्तनशील हो, ऐसी रैम को कौन सी रैम कहा जाएगा, स्टैटिक रैम कहा जाएगा। इसके बारे में पॉइंट लिख सकते हो, इस प्रकार की मेमोरी, इस प्रकार की मेमोरी अपरिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके बारे में। स्टैटिक रैम, सेकंड पॉइंट है स्टैटिक रैम बहुत महंगी होती है या फिर महंगी होती है, बहुत महंगी होती है, यानी कि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं डी रैम के साथ। डायनामिक रैम के मुकाबले ये क्या होती है, महंगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं अब महंगी है तो वो फास्ट भी होगी, क्योंकि जितनी अपरिवर्तनशील होगी उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा तो वो क्या होगी, तेज होगी। यह मेमोरी गति में तेज होती है, गति में तेज होती है, तेज होती है, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनामिक मेमोरी से गति में तेज होगी, क्योंकि अपरिवर्तनशील है तो इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। ये पॉइंट भी हम डाल सकते हैं। इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, रिफ्रेश नहीं किया जाता या करना पड़ता, नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि मेमोरी को बार बार रिफ्रेश क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये अपरिवर्तनशील है, इसीलिए नहीं करना पड़ता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो स्टैटिक पार्ट है, अब ये तो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नासवान मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी तौर पे स्टोर करके रखती है। वो वाले पॉइंट तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने रैम के अंदर लिख लिए थे वो। तो इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं, यह मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है या फिर सेमीकंडक्टर से बनती है। यह मेमोरी
यह मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है या सेमीकंडक्टर से बनती है, होती है। तो स्टैटिक रैम के बारे में जो अपरिवर्तनशील होती है, जिसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टैटिक रैम के कंसेप्ट में सिर्फ इतने ही पॉइंट है। इसके बाद में इसका जो सेकंड पॉइंट था रैंडम एक्सेस मेमोरी का, वो हमने किया था डायनामिक रैम। डायनामिक रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक का मतलब यह है कि जो बार बार बदले। जिस प्रकार हमने सारे पॉइंट इस केस में किए थे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके केस के सारे जो पॉइंट है वो उल्टे हो जाएंगे। ये अपरिवर्तनशील थी तो आपकी डी रैम क्या हो जाएगी, परिवर्तनशील हो जाएगी। इसको बार बार रिफ्रेश नहीं किया जाता, उसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है। ये गति में तेज है तो स्टैटिक रैम के मुकाबले में डायनामिक रैम क्या है, गति में धीमी है। ये बहुत महंगी थी, तो अगर हम स्टैटिक रैम के मुकाबले में डी रैम की बात करें तो सस्ती थी। तो इसके बारे में जो पॉइंट है वो लिख लीजिए। नंबर 1 पॉइंट क्या रहेगा, यह मेमोरी परिवर्तनशील मेमोरी है। परिवर्तनशील मेमोरी है। सेकंड पॉइंट, अब ये परिवर्तनशील है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है या किया जाता है। इसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है, यानी कि इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अगला पॉइंट क्या रहेगा, जिस irgendwie स्टैटिक रैम के केस में था कि वो महंगी थी, तो यह मेमोरी एस रैम के मुकाबले सस्ती होती है। अब ये सस्ती होती है तो इसकी स्पीड भी धीमी होगी, यानी कि एस रैम की स्पीड ज़्यादा थी। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट, यह मेमोरी एस रैम के मुकाबले धीमी होती है। यानी कि यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी को हमने 2 भागों में बांटा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो थी एस रैम और दूसरी थी डायनामिक रैम यानी कि डी रैम। अब एस रैम क्या थी, अपरिवर्तनशील थी, इसलिए उसको बार बार रिफ्रेश नहीं किया जाता था। और एस रैम के मुकाबले अगर हम डी रैम की बात करें तो डी रैम क्या थी, एक परिवर्तनशील मेमोरी थी, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है या किया जाता है। और अभी के जो करंट कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, डी रैम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आजकल के जो कंप्यूटर हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती है, डायनामिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो डी रैम और स्टैटिक रैम जितनी भी रैम है, अब इनकी बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट आने लग गया है रैम के अंदर। अब डी रैम भी काफ़ी टाइप की आती है दोस्तों, बट एग्जाम के अंदर हमारे HSSC पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के तौर पे सिर्फ एस रैम और डी रैम से ही क्वेश्चन बनता है। बाकी आप इतना ध्यान रखना, अभी जो लेटेस्ट डी रैम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है वो DDR की जाती है। यहाँ पे DDR का मतलब ये हो गया डबल डेटा रेट, यानी कि डेटा के रेट को ये इंक्रीज कर देती है। ये एक तकनीक है, डबल डेटा रेट वाली मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम जब कंप्यूटर लेके आते हैं तो हम पूछते हैं कि कौन सी DDR है। तो ये कौन सी DDR होती है,
एक तो होती है DDR1, एक होती है DDR2, एक होती है DDR3, एक होती है DDR4, यानी कि डबल डेटा रेट 4। ये लेटेस्ट है, ठीक है, ज़्यादा ये इस्तेमाल की जाती है, बाकी इन तीनों को भी इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर कौन सी रैम इस्तेमाल की जाती है? डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको समझ में आया कि आज के लेक्चर के अंदर हमने मेमोरी वाला चैप्टर स्टार्ट किया दोस्तों। मेमोरी को हमने दो भागों में बांटा, एक तो हमने बांटा प्राइमरी मेमोरी को और एक बांटा हमने सेकेंडरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी के मैंने सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं, उसके अंदर पार्ट भी बता दिए हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को मैंने डिफाइन नहीं किया कि कितने टाइप की होती है, क्योंकि पहले हम प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट करेंगे। किसको कंप्लीट करेंगे? प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट करेंगे। और प्राइमरी मेमोरी में भी आज हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है? सिर्फ रैम तक कंप्लीट किया है। रैम के दो पार्ट एस रैम और डी रैम को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राइमरी मेमोरी के कंसेप्ट को, जो अगला कंसेप्ट रोम है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ऑल पे कर करके, ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है चैनल पे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में पता लग सके। होप सो आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नई वीडियो के दौरान।